वेलकम टू सिविल सॉल्वी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो भारत के संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा का स्रोत मूलतः स्पेनिश संविधान माना जाता है, जहां से इसे आयरिश संविधान में लिया गया था। फिर भारतीय संविधान ने इस अवधारणा को आयरिश संविधान से ग्रहण किया। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं। इसका मतलब है कि ये न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 35 के तहत ये तत्व देश के शासन में मूलभूत माने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। तो अनुच्छेद 36 के अनुसार इस भाग में यानी भाग 4 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, यानी समाजवादी, गांधीवादी और उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत। आइए समझते हैं समाजवादी सिद्धांतों। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। वहीं अनुच्छेद 39 के तहत राज्य निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में भी कार्य करेगा, यानी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। वहीं अनुच्छेद 41 के तहत राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता जैसे कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 42 के तहत राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व की राहत के लिए प्रावधान करेगा। वहीं अनुच्छेद 43 की बात करें तो राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी एवं एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43A के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 के तहत लोगों के पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। अब जान लेते हैं गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत के तहत जो पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। वहीं अनुच्छेद 43 की बात करें तो राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये 43 अनुच्छेद 43 का ही भाग है। वहीं अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को भी राज्य बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। बात की जाए अनुच्छेद 47 की तो राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा एवं नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पे भी रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए एवं उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए भी कदम उठाएगा। बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांतों की। इसके तहत जो पहला अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 44।
अनुच्छेद 44 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता को हम आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 45 के तहत राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। वहीं अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। वहीं अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना यह राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने की बात की गई है। अनुच्छेद 51 के तहत यह घोषणा की गई है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, जिसके तहत राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना एवं मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। विभिन्न संशोधनों के तहत जो अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए, हम उन्हें देख लेते हैं। तो संविधान में अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। वहीं अनुच्छेद 38 को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का भाग बना दिया गया। अनुच्छेद 43B 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित बातें की गई है। अब बात कर लेते हैं मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के अंतर के बारे में। तो मूल अधिकार जहां नकारात्मक माने जाते हैं, यानी यह राज्य को कुछ मामले में प्रतिबंधित करते हैं, वहीं निदेशक तत्व को सकारात्मक माना जाता है। राज्यों को कुछ मामले में इनकी आवश्यकता भी होती है। ये न्यायोचित होते हैं, यानी मूल अधिकार न्यायोचित माने जाते हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। वहीं निदेशक तत्व को गैर न्यायोचित माना जाता है, जो कि न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। वहीं निदेशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं नीति निदेशक तत्व स्वतः लागू नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। आइए अब जानते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो कि हमेशा से विवादों के दायरे में है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। क्या समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में जानते हैं। तो जो इसके खिलाफ हैं, उनका यह कहना है कि यदि संविधान निर्माताओं ने एक समान नागरिक संहिता का इरादा किया होता तो वे संघ सूची में इस विषय को शामिल करके व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में संसद को विशेष अधिकार देते। वहीं 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, जिनका शीर्षक है रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ, यह निष्कर्ष निकाला कि एक समान नागरिक संहिता फिलहाल न तो संभव है और न ही वांछनीय है। वहीं इसके पक्ष में यह तर्क दिए जा रहे हैं कि अदालतों ने कई बार देश के समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में बात की है। उदाहरण के लिए शाहबानो मामला 1985 और सरला मुदगल मामला 1995, जो ट्रिपल तलाक और बहुविवाह से संबंधित है। समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति के कारण नागरिकों को व्यक्तिगत कानूनों में उत्पन्न होने वाले संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। एक समान संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जैसे पहलुओं के संबंध में समान सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम बनाएगी। वहीं संविधान भी यह बात करता है कि राज्य को इन सिद्धांतों को लागू करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं सरकार का वर्तमान रुख यह है
कि न्यायालय इस मामले में कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकती है, क्योंकि यह नीति का मामला है जिसका फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही करना चाहिए, यानी कि इसका फैसला संसद द्वारा ही होना चाहिए। अगर इसकी ऐतिहासिक परिचर्चा की बात की जाए तो समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकारों को सूची में रखा जाए या नहीं, इस पर भी संविधान सभा 2 मतों में बटा हुआ था। जहां एक और नेहरू और अंबेडकर जैसे सदस्य समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकारों के तहत रखने के पक्ष में थे, वहीं सरदार पटेल, जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे, के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद और M.A. अयंगर एवं मदन मोहन मालवीय इसे मौलिक अधिकारों के तहत रखने के खिलाफ थे। यहाँ तक कि आगे चलकर जब हिंदू कोड बिल लाने की बात की गई, जो हिंदुओं के लिए एक प्रकार का समान नागरिक संहिता ही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिल को संसद को वापस लौटाने या वीटो इस्तेमाल करने की तरफ भी इशारा किया था और बिल के स्वीकार नहीं किए जाने के एवज में B.R. अम्बेडकर ने कानून मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अतः समान नागरिक संहिता को धार्मिक स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 से 28 के तहत एक मौलिक अधिकार भी है, से कम महत्व देते हुए भाग 4 में जगह दी गई। धन्यवाद।